Good morning, students. Welcome to your class of financial management of the subject of financial management, and we are going to discuss the chapter of capital budgeting further. अभी तक के आप अपने lectures में capital budgeting क्या होती है ये पढ़ चुके हैं, what it is, how it is done, what are the reasons that we indulge into capital budgeting decisions. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में. हम अपने पिछले लेक्चर्स में इस पे भी बात कर चुके हैं कि जो आपके पास दो इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस करने के. पहला आपका जो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया है और दूसरा आपके नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरियाज हैं. उसमें से आपका जो कैश फ्लो का जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है और नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं. तो अभी तक के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं एंड नाउ आज के चैप्टर का और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. ओके, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे ये एम्फसाइज करना चाहूँगी दैट वी शुड रिवाइज द ओल्डर क्लासेस और द topics which were covered in this unit 2 in previous classes. So let's start with the lecture. So here the subject is of financial management and we are currently discussing the unit 2 capital budgeting. नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमने 4 तरह के पढ़े थे: एक्सपेंशन, एक्विजिशन, मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट. फीचर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ये थे कि हमें फ्यूचर बेनिफिट्स देते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है और हमें आगे आने वाले सालों में प्रॉफिट और बेनिफिट मिलता रहता है. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे कंपनी की ग्रोथ से रिलेटेड है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से रिलेटेड है, कंपनी की कॉन्टिन्यूस फंडिंग से रिलेटेड है और दीज डिसीजंस आर इरिवर्सिबल. अगर एक बार कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले लिया गया तो वो उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते और अगर हम रिवर्स करते भी हैं तो वो हमारी कंपनी को, किसी भी कंपनी को एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट करता है. देन दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स डिसीजन टू मेक. देन देयर वर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अब इसमें था कि एग्जिस्टिंग बिजनेस का एक्सपेंशन हमें करना है या फिर हमें न्यू बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, रिप्लेसमेंट करना है या फिर मॉडर्नाइजेशन करना है. देन अनदर यूजफुल वे टू क्लासीफाई इन्वेस्टमेंट वाज टू डिस्कस देम एज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट्स, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड कंटिंजेंट इन्वेस्टमेंट्स. देन कमिंग टू द इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया. इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या डिफ़ाइन करते हैं, किस चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं. पहली बात तो ये कि हमारा फ्यूचर में कितना एस्टिमेटेड कैश फ्लो हमें मिलने वाला है. दूसरा, हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, यानी कि हमारे इस प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. और तीसरा कि हम कौन सा डिसीजन रूल अप्लाई करने वाले हैं. देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन रूल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चीज़ पे मैं यहाँ बार बार फोकस करना चाहूँगी दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजन रूल्स are all based on shareholders' wealth, to maximize the shareholders' wealth. करंट सिचुएशन में जो आपकी कंपनीज़ हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सिर्फ उसके ओनर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिलके नहीं बनी है. इट इज़ मेड अप ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑल्सो. तो देयर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देयर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट नीड and a very important and mandatory challenge and objective of the company also. So that is why capital budgeting decision लेते समय इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है कि ये शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे क्या फ़र्क डालेगा. ओके, देन उसके बाद हमने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पढ़े थे जिसमें मैं बार बार जोर दे रही हूँ. मैं फिर से आप लोगों से बोलूँगी कि यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है आपको बहुत ईजिली फुल मार्क्स स्कोर करने के ऑप्शंस चांसेस देता है. तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आपके 2 तरीके के हैं: डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो. जिसमें से हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरियाज पढ़ चुके हैं: नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स.
नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो में हम पे बैक पीरियड पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पे डिस्कशन करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू की एक लाइन की डेफिनेशन हमेशा याद रखिएगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू summation of future cash inflows deducted by initial investment। तो जब आप फ्यूचर कैश इनफ्लोज के समेशन को इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट करते हैं तो आपका एनपीवी आता है। एनपीवी पॉजिटिव है तो वो एक्सेप्टेबल होता है। देन दिस वाज द फॉर्मूला फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू। आफ्टर दैट वी स्टडीड आईआरआर। आईआरआर की एक लाइन की डेफिनेशन ये है कि वो रेट ऑफ रिटर्न जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो हो जाती है उसे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर आईआरआर। देन आईआरआर के बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की एक लाइन की डेफिनेशन है दैट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू इनिशियल कैश आउटफ्लोज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रेशियो होता है आपके फ्यूचर कैश इनफ्लोज के समेशन का आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। फॉर्मूला आपको इस स्लाइड में गिवन है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका 1 से अबव होता है तो दैट मीन्स योर प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। आफ्टर दैट वी केम टू पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब यहाँ पे है कि वो समय या उतने नंबर ऑफ ईयर्स जो कि हमारे इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कैश आउटफ्लो या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट को पूरा करने में, रिकवर करने में लगता है, उसे हम पे बैक पीरियड कहते हैं। अगर आपके जो एनुअल कैश इनफ्लो है वो इक्वल है तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है C0/C। और अगर आपके कैश इनफ्लोज अनइक्वल हैं तो आपका फॉर्मूला हो जाता है कंप्लीटेड ईयर्स प्लस रिक्वायर्ड कैश फ्लो डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर्स कैश फ्लो इनटू 12 मंथ्स। पेबैक पीरियड में हमने ये पढ़ा था कि एक स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड मैनेजमेंट सेट करता है और आपके किसी प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड उस स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड से कम आता है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, ज़्यादा आता है तो प्रोजेक्ट अनएक्सेप्टेबल है। ओके, देन रैंकिंग भी हम इस मेथड पे करते हैं, इस बेसिस पे करते हैं कि जो आपका पेबैक पीरियड सबसे कम होगा जिस प्रोजेक्ट के लिए उसे चूज़ किया जाएगा, उसे हाईएस्ट रैंकिंग पे रखा जाएगा और जिसका पेबैक पीरियड सबसे ज़्यादा होगा उसे लोएस्ट रैंकिंग पे रखा जाएगा। देन पेबैक पीरियड के बाद जो आपका नेक्स्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आता है उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। So again, before starting this topic, I would like to emphasize that since accounting rate of return method आपका non-discounting method है, it is a non-discounting method of evaluation criteria, तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है। While studying ARR, you have to make sure that you understand the definition, you understand the acceptance rule, and in the end you remember the formula. So what is accounting rate of return? The accounting rate of return is the ratio of average after tax profit divided by average investment. The average investment would be equal to the half of the original investment if it were depreciated constantly. तो फिर से मैं ये डेफिनेशन पढ़ दे रही हूँ, ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकती है। बट दूसरी चीज़ जब आप इसका when you will be practicing then you don't have to worry about accounting rate of return numericals because इनके आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं क्योंकि ये आपका नॉन डिस्काउंटिंग मेथड है। तो हम फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ पे। द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज़ द रेशियो ऑफ एवरेज आफ्टर टैक्स प्रॉफिट divided by average investment, and the average investment would be equal to the half of original investment if it were depreciated constantly. तो accounting rate of return ratio है आपके आफ्टर टैक्स प्रॉफिट के एवरेज का डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एंड जनरली आपका जो एवरेज इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका हाफ ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट होता है अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन कांस्टेंट हो रहा है एंड फाइनल वैल्यू ज़ीरो है।
स्क्रैप वैल्यू 0 है। यानी कि अगर आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी 0, क्योंकि ओवर द ईयर इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हो रहा है। ओके, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में स्क्रैप वैल्यू भी गिवन रहेगी, तो अगर जितनी भी स्क्रैप वैल्यू गिवन रहती है उसको डिडक्ट करके आप एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। Now here we have the formula for ARR also, that is average income divided by average investment, or ARR is equals to sigma or the summation of EBIT into 1 minus T tax rate power n and the initial investment plus last investment by 2। ये जो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट है ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट और फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2 है, यानी कि दोनों के बीच का एवरेज होता है। देन वेरिएशन ऑफ ARR मेथड इज टू डिवाइड एवरेज अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस बाय ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का मेथड इस चीज़ पे एम्फसाइज करता है कि आपको हर साल जो भी इन्वेस्टमेंट्स पे आपको जो भी क्या कहते हैं इनकम हो रही है उससे सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद, टैक्सेस पे करने के बाद आपके पास क्या अमाउंट बचता है और आपका एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या आता है। तो लास्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में ये भी लिखा हुआ है दैट द वेरिएशन ऑफ ARR मेथड इज टू डिवाइड एवरेज अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस बाय द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ द एवरेज कॉस्ट। Okay, then let's see the example. We have an example here. In this example we can see the project will cost 40,000। प्रोजेक्ट की कॉस्ट 40,000 है, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, C नॉट कितना है आपका, या फिर इस क्वेश्चन में I नॉट कितना है आपका 40,000। द स्ट्रीम ऑफ अर्निंग्स बिफोर depreciation, interest and tax during first year through 5 years is expected to be 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 and 20,000. Okay, 10,000, 12,000, 14,000 and 16,000 and 20,000। ये आपके अगले 5 सालों के कैश इनफ्लोज हैं। फिर ये आपसे कह रहा है अज्यूम अ 50% टैक्स रेट एंड डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ओके, सो हियर कि वी कैन सी इसने हमें कंडीशन दे दी है कि 50% टैक्स रेट लग रहा है और डेप्रिसिएशन है हमारा स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड पे, यानी कि जो फाइनल वैल्यू है आपकी वो 0 हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की। ओके, दैट मीन्स जो एवरेज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, जो एवरेज इन्वेस्टमेंट जो हमें डिनोमिनेटर में रखना है जो कंपोनेंट, वो आपका हो जाएगा एवरेज ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो सबसे पहले तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट कर रहा है 40,000, डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस है, यानी कि जो हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी वो 0 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2, आंसर आपका आएगा 20,000। फिर अब हमें बात करनी है एवरेज इनकम की। तो एवरेज इनकम कैसे निकलेगी, क्वेश्चन में हमें दे रखा है, साफ साफ दे रखा है कि 50% टैक्स रेट लग रहा है, यानी कि हर साल जितनी भी कमाई हो रही है, जितना भी आपका EBDIT आ रहा है उसमें 50% टैक्सेस लग जाएंगे। यानी कि आपका फर्स्ट ईयर में आपको इनकम मिली है 10,000। इफ यू डू द मैथ है, फर्स्ट ईयर में आपको इनकम मिली है 10,000, जिस पे आप 50% टैक्स रेट लगा देंगे तो आपके पास बचेगा 5,000। सेकेंड ईयर में आपको इनकम मिली है 12,000। 12,000 में जब आप 50% टैक्स रेट लगा देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 6,000। थर्ड ईयर में आपकी इनकम जो रही है बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, दैट इज़ 14,000। 50% टैक्स रेट लगाने के बाद आपके पास रिमेनिंग रहेगा 7,000। फोर्थ ईयर में आपकी इनकम हुई है 16,000 एंड 50% टैक्स रेट लगाने के बाद आपके पास बचेगा 8,000। एंड फिफ्थ ईयर में आपकी इनकम हुई है 20,000 एंड 50% टैक्स रेट लगाने के बाद आपके पास बचेंगे 10,000 रुपीज़। यानी कि आपके अगले 5 साल की इनकम आफ्टर टैक्स डिडक्शन कितनी हो जाएगी, 5,000
6,000, 7,000, 8,000 एंड 10,000। अब आपको इसका एवरेज इनकम निकालना है, यानी कि आप 5,000 प्लस 6,000 प्लस 7,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 का एवरेज निकालेंगे। तो 5 साल का जब आप ये सारा जो वैल्यू है टैक्स आफ्टर टैक्स डिडक्शन इसको एडअप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5,000 प्लस 6,000 इज इक्वल्स टू 11,000, 11,000 प्लस 7,000 इज इक्वल्स टू 18,000, 18 प्लस 8,000 इज इक्वल्स टू 26,000 and 26 plus 10,000 is equals to 36,000. Okay, our value is 36,000. एवरेज इनकम निकालने के लिए हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा let's calculate, do it on your own. Our answer will be 3,200. So after deducting all the depreciation and यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जा रहा है? 7,200. You're getting 7,200 as an average income here. So since you got the average income of 7,200, and also we have to take care of the depreciation factor also. लास्ट लाइन में जब इसने हमें ये बता दिया कि डेप्रिसिएशन आपका स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है, इसका मतलब आपका ओवर द ईयर जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो इक्वल होगा, एंड डेप्रिसिएशन के बाद जो फाइनल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगी। ऑल्सो द डेप्रिसिएशन इज़ हैपनिंग इक्वली ओवर द ईयर्स, यानी कि अगर हमारा 40,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो जब हम 40,000 को 5,000 से डिवाइड करेंगे, when we'll divide 40,000 divided by 5 years, we will get the answer of 8,000 rupees. 8,000 रुपीज़ पर ईयर हमारा डेप्रिसिएशन हो रहा है। अब इस डेप्रिसिएशन को हमें इनकम में भी कंसिडर करना पड़ेगा। जो हमारी इनकम है, आपने देखिए फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे होंगे, फिर लुकिंग एट द क्वेश्चन एट द फर्स्ट लाइन, you see the statement given here is that the stream of earnings before depreciation, interest and taxes is this. तो ये जो आपकी इनकम हो रही है, इसमें से आपको हर साल डेप्रिसिएशन और टैक्सेस दोनों माइनस करने हैं। तो पहले साल की इनकम हमारी कितनी है? 10,000। दूसरे साल की इनकम कितनी है? 12,000। तीसरे साल की इनकम कितनी है? 14,000। चौथे साल की इनकम कितनी है? 16,000। एंड पाँचवें साल की इनकम कितनी है? 20,000। अब क्वेश्चन को करते समय हमेशा ये एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और उसके बाद हम टैक्सेस माइनस करते हैं। अब इससे पहले वाले स्टेप में हम क्या कर रहे थे? हम डायरेक्ट इनकम में से टैक्स माइनस कर रहे थे, तो हमारा टैक्स ज़्यादा कटेगा, which we don't have to do. So this was the step just to confuse you, so you have to now ignore it and go to the next step here, that जो आपका यहाँ पे जो भी 5 साल की जो इनकम हो रही है उसमें से पहले आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर इंटरेस्ट माइनस करते हैं और फाइनली टैक्स माइनस करते हैं। अगर आपने अपने घर में ध्यान दिया होगा, आपके पेरेंट्स जब भी टैक्स भरते होंगे, इनकम टैक्स भरते होंगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी आपने नोटिस किया होगा कि सबसे पहले आप सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। अगर आपके पास कोई एसेट है उसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है तो डेप्रिसिएशन भी उसका माइनस करते हैं। उसके बाद फाइनल अमाउंट पे आप टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं। तो सेम हैपन्स विद द ऑर्गेनाइजेशंस इनकम ऑल्सो। तो सबसे पहले तो हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि जो हमारा डेप्रिसिएशन पर ईयर है दैट इज़ 8,000 रुपीज़ पर ईयर, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको 40,000 है। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, लाइफ साइकिल ऑफ योर दिस प्रोजेक्ट इज़ 5 ईयर्स, तो आपका जो डेप्रिसिएशन पर ईयर है वो 8,000 रुपीज़ का आ जाएगा। तो आपको इन सभी अमाउंट से अपना
पहले 8,000 रुपीज़ माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम 10,000 में 8,000 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,000। 12,000 में से 8,000 गए, हमारा आंसर आ जाएगा 4,000। 14,000 में से माइनस 8,000 हुआ, हमारा आंसर आएगा 6,000। देन 16,000 में से हमने 8,000 माइनस किया, हमारा आंसर आएगा 8,000। एंड देन 20,000 में से हमने 8,000 माइनस किया, हमारा आंसर आएगा 12,000। ओके, नाउ अब हमें इन सभी अमाउंट से 50% टैक्स रेट भी माइनस करना है। 50% टैक्स रेट से हमने माइनस किया, आंसर आया 1,000। 4,000 में से हमने 50% टैक्स रेट डिडक्ट किया, हमारा आंसर आएगा 2,000। 6,000 में से 50% टैक्स रेट डिडक्ट करने पे हमारा आंसर आएगा 3,000। 8,000 में से 50% टैक्स डिडक्ट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 4,000। एंड 12,000 में से 50% टैक्स डिडक्ट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 6,000। अब इन सारे कैश इनफ्लोज की जो फाइनल कैश इनफ्लोज पर ईयर है आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, वी गेट द वैल्यू ऑफ 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 एंड 6,000। इसका टोटल कितना आएगा? 1,000 प्लस 2,000 इज इक्वल्स टू 3,000 प्लस 3,000 इक्वल्स टू 6,000। 6 प्लस 4 10,000 एंड 10 प्लस 6 16,000। हमारा जो क्यूमुलेटिव इनकम आ गई 5 साल की आ गई 16,000। अब हमें इसकी एवरेज इनकम निकालनी है। 16,000 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,200। सो हियर यू कैन सी दैट द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, हमारी जो एवरेज इनकम वो कितनी आ गई 3,200 एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 20,000। इसको हम 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3,200 divided by 20,000 multiplied by 100, we will get the answer of 16%. So here we can see that the accounting rate, according to the accounting rate of return, the project has ARR of 16%, accounting rate of return of 16%. इसकी पूरी कैलकुलेशन आपको नेक्स्ट पेज पे भी शो अप की गई है, आप देख सकते हैं। आपका पहले साल में इनकम क्या थी 10,000, दूसरे साल में 12,000, तीसरे साल में 14,000, चौथे साल में 16,000, नेक्स्ट ईयर में और फिर 5वें साल में 20,000। इन सभी से हमने 8,000 रुपये का डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? EBIT, इनकम बिफोर इनकम इंटरेस्ट एंड टैक्स, 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 12,000। इन सभी में जब हमने टैक्स से 50% लगा दिया तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 6,000। ठीक है, तो जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो हमारा आंसर आ गया 3,200 और हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 20,000। और जब हमने 3,200 को 20,000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारा इंटरनल अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 16% आ गया। So now what is the acceptance rule of ARR? The method will accept all those project has higher ARR than the minimum rate established by the management and reject those which have less ARR than minimum rate decided by the management. तो यहाँ इस केस में भी कोई एग्जैक्ट एक्सेप्टेंस रूल नहीं है जैसे आपका NPV और PI और IRR में होता था। यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो भी डिसाइड किया है, जो भी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया है, अगर उससे ज़्यादा ARR आ रहा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है और उससे कम आ रहा है तो प्रोजेक्ट अनएक्सेप्टेबल है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि आपकी ARR की वैल्यू 16% आ रही थी। सो इफ़ यू अज्यूम कि अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट 10% ARR इज़ इम्पॉर्टेंट, 10% ARR इज़ एक्सेप्टेबल, तो जब आपका 16% ARR आंसर में आएगा यानी कि प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। पर वहीं अगर कंपनी के मिनिमम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग 20% ARR स्टैंडर्ड हो जाता है, मिनिमम रेट हो जाता है, तो यहाँ पे आपका 16% ARR के साथ आपका प्रोजेक्ट अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा।
Also, this method would rank a project as number 1 if the highest ARR and lowest rank will be assigned with the lowest ARR. तो अगर आप एक या दो मतलब 2 या 2 से अधिक प्रोजेक्ट्स का ARR निकाल रहे हैं तो जिसका सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आएगा उसे हम हाईएस्ट रैंकिंग पे रखेंगे, नंबर 1 पे रखेंगे, और जिसका ARR सबसे कम आएगा, लोएस्ट आएगा, उसे हम लोएस्ट रैंकिंग यानी कि सबसे लास्ट रैंकिंग पे रखेंगे. This was the acceptance rule. Now coming to the evaluation of ARR method. So evaluation of ARR method claims some merits. Merits ये है कि it is simple. You don't have to worry about so many sophisticated calculations. Accounting data पे depend करता है और accounting profitability को consider करता है. But shortcomings क्या है इसकी? Cash flow को ignore करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है और आर्बिट्ररी कट ऑफ को इग्नोर करता है. यानी कि जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी इसको इग्नोर कर दिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दिया, और फ्यूचर में हमने किसी भी अनरीजनेबल या रिस्की कंडीशन के लिए किसी भी तरह का कोई प्रोविज़न नहीं छोड़ा है, तो जिसकी वजह से ARR मेथड आपका अब उतना यूज़फुल नहीं रह जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट ARR मेथड. So ARR method में आपके न्यूमेरिकल में आपने देखा, you saw that is a quite a simple numerical but requires a lot of steps. It required, if you see the slide here, it required 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at least 9 steps to calculate. Also accounting rate of return जो है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है, नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो क्राइटेरिया का पार्ट है. तो आपको इसके न्यूमेरिकल 1 या 2 न्यूमेरिकल्स भी अगर आप लगा लेंगे, समझ लेंगे तो सही रहेगा, बिकॉज ARR से आने वाले न्यूमेरिकल्स की संभावना काफ़ी कम रहती है एग्ज़ाम्स में. एंड इफ़ अगर आपको ARR पे क्वेश्चन मिल गया इक्वल कैश फ्लोज का, अगर दे आर नॉट डिफरेंट कैश फ्लोज पर ईयर, दे आर इक्वल कैश फ्लोज पर ईयर, देन द क्वेश्चन बिकम्स इवन मोर ईजी. So this was all for today's accounting rate of return topic. ये आपका this was the around 5th evaluation criteria which we studied over in this capital budgeting chapter. It is I would again like to emphasize it's not that important, so you don't have to invest too much time in it. Wait for it, study it properly, and hopefully you will understand it also. You don't have to worry about that you might not understand it, because the probability of coming this question is quite low. Okay, so this was all about the chapter, the lecture of this today's. Thank you so much student for listening to me very patiently, and have a nice day ahead. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे गूगल क्लासरूम पे, जीमेल पे, अपनी ऑफिशियल आईडी पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. एंड वेन एवर वी विल हैव फिजिकल क्लासेस तो आप मुझसे क्लास में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर पेशेंस टू लिसनिंग मी वेरी पेशेंटली, एंड लेट अस मीट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर इन नेक्स्ट क्लास फॉर द टॉपिक ऑफ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, which is a mix of traditional and discounted cash flow criteria method. But it is also a simple one, so you don't have to worry about. With a thorough reading, with a good lecture and little bit of practice, you will be able to do that also. So thank you so much students. I wish you a great day ahead, and let's meet again for the next class of capital budgeting. Okay. Goodbye students.